हम फंक्शन के डेफिनेशन के लिए ग्राउंड बनाएंगे। वो ग्राउंड क्या है कुछ देर में आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम सेट पढ़ेंगे, फिर एक एग्जांपल पढ़ेंगे। फंक्शन की डेफिनेशन फिर हमारे लिए आसान हो जाएगी। A collection of well-defined distinct objects is called a set. What is well defined and what is distinct. And as far as objects are concerned, objects number भी हो सकते हैं, geometrical diagrams भी हो सकते हैं, matrices भी हो सकते हैं, even numbers भी हो सकते हैं, odd numbers भी हो सकते हैं. They can be anything contained in the set. वो कुछ भी objects हो सकते हैं जो एक set के अंदर मौजूद होंगे. ये एक इनफाइनाइट सेट है, वेल डिफाइंड है। किस तरह से? क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है। और डिस्टिंक्ट क्यों है इसके ऑब्जेक्ट्स? -1 रिपीट नहीं हुआ है, -2 रिपीट नहीं हुआ है, एंड सो ऑन। आगे कोई भी नंबर अगर रिपीट ना हो तो इसका मतलब है नॉट रिपीटेड है, वो डिस्टिंक्ट है। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के अंदर नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, तो वो तमाम नंबर्स का सेट जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो कहलाता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। वो नंबर्स जिनका पूरा स्क्वायर रूट निकलता है, जो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वो भी रैशनल नंबर्स हैं। अगर इशारिये के बाद नंबर्स रिपीट हो रहे हों, मिसाल के तौर पर 3.127 127 127 एंड सो ऑन, ये भी रैशनल नंबर्स हैं। एनी नेगेटिव इंटीजर कैन आल्सो बी अ रैशनल नंबर। आप इसके बटे के नीचे 1 लिख दें, इट इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के लिए शर्त क्या है कि इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ P/Q, लेकिन याद रहे डिनोमिनेटर यानी Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर Q 0 होगा तो जो स्टेटमेंट होगा वो अनडिफाइंड होगा, ठीक है। इट विल नॉट बी अ रैशनल नंबर। रियल नंबर्स का सेट, रियल नंबर वो तमाम नंबर्स हैं जो नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, जो नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, जो रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, जो इररेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। इररेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनका पूरा स्क्वायर रूट भी नहीं निकल सकता। रैशनल नंबर इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर सिस्टम और द लार्जेस्ट नंबर सेट। सेट ऑफ रियल नंबर क्यों सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से छोटा है, उसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। वो एग्जांपल कुछ इस तरह से है। कोई सा अगर हम रियल नंबर कंसीडर कर लें, लेट्स सपोज आप 6 लिख दें। अगर आप इसको 6 प्लस 0 आयोटा लिखें तो आपने इस रियल नंबर को किस फॉर्म में लिखा? कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा। व्हाट इज आयोटा? It is equal to -1 square root. Iota squared is equal to -1. मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जाम्पल के जरिए हम किस तरह फंक्शन की डेफिनेशन को अपने लिए आसान बना सकते हैं। जहाँ x वहाँ 2 अगर हम पुट करें तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। 2 जहाँ x वहाँ हमने 2 लिखा, स्क्वायर्ड प्लस 1, देन वी हैव 2 squared is equal to 4 plus 1. फाइनली हम अपने आंसर तक पहुंच चुके। सो हमारे पास क्या आया? f of 2 is equal to 9, f of -1। तो 2 अपनी जगह पे, जहां x वहां -1, फिर स्क्वायर है इसके ऊपर प्लस 1, 2 -1 का स्क्वायर प्लस 1, f of -1 आपके पास क्या आ गया? 3। एक और वैल्यू चेक करते हैं इस पे। याद रहे हम कोई भी वैल्यू चेक कर सकते हैं, बेशुमार वैल्यूज हम इस पे चेक कर सकते हैं। f of 1/2। सो जहां x 2 1/2, फिर उसके ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस 1, 2 और 4 कैंसल, 1/2 प्लस 1,
ये रहा हमारा f of 1/2, f of 0। अब फंक्शन आपके सामने है, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। फंक्शन आपके सामने है 2 0 स्क्वायर्ड प्लस 1। तो पता ये चला कि फंक्शन एक ऐसे फार्मूले या रूल का नाम है कि जहाँ पे हम x की जगह वैल्यू पुट करते जाएं, हमारे पास f of x आंसर देता जाएगा। दूसरे अल्फाज में अगर हम इसको एक मशीन कंसिडर कर लें कि जिसमें आप इनपुट वैल्यू डालेंगे, उस पर वो प्रोसेस करके आपको आउटपुट वैल्यू देता जाए। मिसाल के तौर पर 2 पे आपके पास आया 9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस रूल या इस फार्मूले को क्या हम कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। अब फंक्शन को डिफाइन करना हमारे लिए आसान हो गया, ठीक है। इनपुट वैल्यू 2 -1 1/2 0। आउटपुट वैल्यू क्या है? 9 3 3/2 1। Now let's define the function. Consider two non-empty sets x and y and consider their elements small x and small y respectively। कोई से दो सेट्स हम कंसिडर करेंगे x y, और फिर साथ ही साथ x जो सेट है उसका एक एलिमेंट x कंसिडर कर लें, वो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। फिर जो सेट y है उसका एलिमेंट y कंसिडर कर लें, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब आपको मैं एग्जांपल की तरफ लेकर आता हूँ। ये जो 2 है, ठीक है, इसके अलावा ये जो -1 है, इसको गौर से देखें। फिर f, ये जो 1/2 है, इसको गौर से देखें। फिर जो 0 है उसको गौर से देखें। तो ये किसका किरदार अदा कर रहा है? x का। इसी तरह y का किरदार क्या अदा कर रहा है? ये जो छोटा y है जो इस बड़े सेट के अंदर मौजूद है, ये इस कौन सा नंबर इस y का किरदार अदा कर रहा है? दैट इज आंसर में हमारे पास 9 3 3/2 1। A function is a rule, ये एक रूल का नाम है, which जो assigns देता है, प्रोवाइड करता है to each element x, जो किसका हिस्सा है? बड़े x का हिस्सा है। to each element in x exactly one element y in जो बड़े सेट y का हिस्सा है। तो पता ये चला कि फंक्शन एक ऐसे रूल का नाम है कि जो x की वैल्यू को कौन सा आंसर प्रोवाइड करता है? y का आंसर, ठीक है। Function is written as f from x to y, capital X capital Y। और इसको पढ़ते किस तरह है? इसको इस तरह पढ़ा जाता है, whereas f is a function from x to y। अगर टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए और बी हों तो तब क्या लिखा जाएगा? एक साइड पे मैं आपके लिए ये लिख देता हूँ। तो फिर ये लिखा जाएगा f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, ठीक है।
the set X is called the domain of F, and the set Y is called as the range of F. स्मॉल x क्या कहलाता है? स्मॉल x are the domain values and small y are called the range values. The function is denoted by फंक्शन को हम डिनोट करते हैं y is equal to f of x से, y is equal to f of x, और इसको किस तरह पढ़ा जाता है? read as y equals f of x, y equals f of x. अगर हम मुख्तलिफ वेरिएबल्स को कंसिडर कर लें वो कुछ इस तरह से होंगे, y is equal to g of x भी आप लिख सकते हैं, theta is equal to h of t आप लिख सकते हैं, z is equal to phi of y and so on. ये हमें बताता है कि y is the image of x under f. In the previous example we had 2 पे आंसर आया था 9, 0 पे आंसर आया था 1 और 1/2 पे आंसर आया था 3/2. So in the previous example we obtained, हमने हासिल किए the order pair या ordered pairs. ठीक है, 2 9, 2 क्या था? 2 was our x and 9 was our y, 0 was our x, 1 was y, x y. दूसरे अल्फाज में आपको अगर जनरली बात की जाए तो जब एक रूल अप्लाई होता है जिसको हम फंक्शन कहते हैं वो हमें ऑर्डर पेयर देता जाता है, और वो ऑर्डर पेयर जनरली हम लिख सकते हैं x f of x, और इसका दूसरा अंदाज लिखने का है x y. y को अब f of x की जगह क्यों हमने लिखा? बिकॉज वी नो दैट y is equal to f of x. अब ऑर्डर पेयर की मदद से हम क्या बना सकते हैं? हम बना सकते हैं एक फंक्शन का ग्राफ. We can make graph of a function. Dear viewers, अब हम applications of function पे बात करेंगे. V is equal to the product of resistance and current. V क्या है? V वोल्टेज है. V को पोटेंशियल डिफरेंस भी आप कह सकते हैं. V एक ऐसा फिनोमिनन है जो किसी कंडक्टर में करंट को फ्लो करने पे मजबूर कर देती है. R रेजिस्टेंस है जो किसी मटेरियल का होता है, और ये वैल्यू जो है मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है. वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ करंट I where R is the resistance. Second example of function is area of the circle. अब हम ये जानते हैं कि जब हम किसी सर्कल के रेडियस को बड़ा बनाएं तो सर्कल बड़ा बन जाता है, और अगर रेडियस को हम स्मॉल कर दें तो एरिया ऑफ द सर्कल स्मॉल हो जाता है, और एरिया ऑफ द सर्कल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ दिस R. सो A
इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर हमारे पास फार्मूला है एरिया ऑफ द सर्कल का। दूसरे अल्फाज में अगर हम फंक्शन की लैंग्वेज में बात करें तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ द सर्कल इज अ फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस। पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 3.141 एंड सो ऑन, और ये वैल्यू इशारे के बाद चलती जाती है। कंप्यूटर के थ्रू इसके लाखों डिजिट्स इशारे के बाद डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन ये डिजिट्स आगे भी जा रहे हैं, इसीलिए पाई को कहते हैं इर्रेशनल नंबर। अगर फंक्शन की लैंग्वेज में हम बात करें तो एरिया ए इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ आर। आर डोमेन वैल्यूज कहलाएंगी और ए की वैल्यूज रेंज की वैल्यूज कहलाएंगी। यहाँ पे v इज इक्वल टू आर एफ ऑफ आई, कैपिटल आई डोमेन की वैल्यूज कहलाएंगी और v आपको रेंज की वैल्यूज प्रोवाइड करेगा। तो v डिपेंड कर रहा है i पे, यहाँ पे a डिपेंड कर रहा है r पे, वोल्टेज डिपेंड कर रहा है करंट पे, और यहाँ पे एरिया ऑफ द सर्कल डिपेंड कर रहा है r पे। जब हमारी तनख्वाह या हमारी कमाई एक ख़ास हद तक पहुंच जाती है तो हुकूमत हम पर टैक्स लगाती है। जो हमारे पास स्टेट इनकम टैक्स है वो एक फार्मूले के तहत डिफाइन होता है, t इज इक्वल टू एम एक्स। ये एक फंक्शन है, t कैपिटल T इज अ फंक्शन ऑफ x और m इज अ फिक्स वैल्यू। वो अमाउंट जिस पर टैक्स लगना शुरू हो जाता है दैट इज योर x, और वो फिक्स रेट जो हुकूमत वक्त आपके लिए रखती है दैट इज इनकम टैक्स रेट, जिसको m से जाहिर किया गया है। एंड कैपिटल T क्या है? वो स्टेट इनकम टैक्स है कि जिसकी वैल्यू पर निकल आती है कि आपने इतना टैक्स हुकूमत वक्त को देना है। इस ग्राफ के ज़रिए फंक्शन को बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपके पास टैक्सेबल इनकम है डॉलर्स में, और वाई एक्सिस में आपके पास है स्टेट इनकम टैक्स डॉलर्स में है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपकी कमाई $25,000 से थोड़ी सी आगे यानी $30,000 है और वो इस पॉइंट से आपके सामने शो हो रहा है, दाएं तरफ इस पॉइंट ने फासला तय किया तकरीबन यहाँ तक 25,000 यानी 25,000 से थोड़ा सा आगे यानी 30,000 पे पहुंचा है। तो 30,000 पे टैक्स कितना लग रहा है? 1,389। और ये हमें कैसे पता चला? अगर इस पॉइंट के बिल्कुल सामने इसके टॉप का फासला देखा जाए तो 1000 से ये थोड़ा सा ऊपर है, और इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है कि ये है $1,389। और वो किस फार्मूले के तहत? वो t इज इक्वल टू एम एक्स के फार्मूले के तहत बाकायदा स्टेट इनकम टैक्स की वो वैल्यू आप पे आई है, आपके पास आई है, दैट इज $1,389 जो आपने देने हैं अगर आपकी कमाई $30,000 हो। अब इस फार्मूले को गौर से देखें, y इज इक्वल टू 0.0463 इंटू एक्स। ओके, क्या आप बता सकते हैं कि व्हाट इज 0.0463? इट इज योर m। व्हाट इज x? दैट इज योर टैक्सेबल अमाउंट। एंड व्हाट इज y? इस y का किरदार यहाँ पे क्या अदा कर रहा है? दैट इज t। तो t इज अ फंक्शन ऑफ x। हमेशा इस तरह का जो एक फंक्शन है t इज इक्वल टू एम एक्स या y इज इक्वल टू एम एक्स, ये आपको graphically एक straight line देता है। Hopefully this video is going to be very helpful and beneficial for you